प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि घर किसके नाम पे लेना चाहिए, हस्बैंड के नाम पे, वाइफ के नाम पे या दोनों के नाम पे। जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप के फायदे और नुकसान जाने बिना लोग यूजुअली हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं क्योंकि ईजी डिसीजन है, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक करंटली वर्किंग नहीं है, मतलब कोई इनकम नहीं कमाता, तो क्या करना चाहिए? फिर भी दोनों के नाम पे लेना चाहिए? या अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो क्या आपको अपने पेरेंट्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं घर खरीदने में और जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी लेते हैं। क्या अपने पेरेंट्स के साथ में जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी लेना एक सही डिसीजन है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या आपको जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप के फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए सही डिसीजन हो। जॉइंट प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे लोगों के काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे किसके साथ आप जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कौन कितने परसेंटेज का ओनर होगा, अगर एक ओनर की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, अगर प्रॉपर्टी लोन पे है तो एक ओनर की डेथ के बाद लोन का क्या होगा, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, जॉइंट ओनरशिप और जॉइंट होम लोन लेने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और क्या जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी लेना हमेशा सही डिसीजन है। आज मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिस्क और बेनिफिट्स को डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर या को ओनर हो सकते हैं। जॉइंट ओनर और को ओनर इन टर्म्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो कौन एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर हो सकते हैं? कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो या नॉन रिलेटेड। मतलब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में, किसी बिजनेस पार्टनर के साथ में मिलके एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉपर्टी में कितने जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं। वैसे तो एक प्रॉपर्टी में कितने जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी में तो बहुत सारे को ओनर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको जॉइंट होम लोन लेना है प्रॉपर्टी के लिए, तो बैंक बोलता है कि एक प्रॉपर्टी में 6 से ज़्यादा को ओनर्स होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जॉइंट ओनर्स का प्रॉपर्टी में शेयर कितना होगा, हिस्सा कितना होगा। तो अगर शेयर डीड में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो सबका शेयर इक्वल माना जाएगा। लेकिन अगर शेयर डीड में परसेंटेज शेयर मेंशन्ड है तो सबको पैसे भी उसी रेशियो में देने होंगे। लेकिन अगर शेयर डीड में परसेंटेज शेयर मेंशन नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने कितने पैसे दिए हैं, सबका शेयर इक्वल माना जाएगा फ्रॉम ओनरशिप पर्सपेक्टिव। किसने कितने पैसे दिए हैं ये टैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फादर, मदर, बेटा, बहू ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसके सारे पैसे फादर और बेटे ने दिए, लेकिन फिर भी चारों लोगों का शेयर इक्वल माना जाएगा, 25% ईच। तो बेसिकली अगर आप अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और के साथ में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एडवाइसेबल है कि आपको अपना परसेंटेज शेयर शेयर डीड में मेंशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक को ओनर की डेथ के बाद में उनका शेयर किसको मिलेगा। तो अगर शेयर डीड में परसेंटेज शेयर क्लियरली मेंशन्ड है तो एक को ओनर की डेथ के बाद उनका शेयर उनके लीगल हेयर्स को मिलेगा, मतलब उनके वारिस को मिलेगा। लेकिन अगर शेयर डीड में शेयर मेंशन नहीं है तो क्या होगा? ऐसे केस में आपको ये देखना होगा कि जॉइंट ओनरशिप किस टाइप की है। जॉइंट ओनरशिप दो टाइप्स की हो सकती हैं, एक है जॉइंट टेनेंसी और दूसरी है टेनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टेनेंसी के अंदर सभी को ओनर्स का शेयर इक्वल होता है और एक को ओनर की डेथ के बाद उसका शेयर दूसरे सर्वाइविंग ओनर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर दो ओनर्स हैं तो एक की डेथ हो गई तो उसका शेयर भी दूसरे ओनर को मिल जाएगा, मतलब जो दूसरा ओनर जो अभी जिंदा है पूरी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सर्वाइविंग को ओनर उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको रजिस्टर ऑफिस में जाके वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे पूरी ट्रांसफ़र करानी होगी कि अभी वो अकेले सोल ओनर होंगे इस प्रॉपर्टी के, और इस पूरे प्रोसेस में खर्चा बहुत ही नॉमिनल है और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा है टेनेंसी इन कॉमन। टेनेंसी इन कॉमन में भी सबका शेयर इक्वल है, लेकिन एक जॉइंट ओनर के डेथ के बाद उसका शेयर उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा, मतलब उसके वारिस को मिलेगा, और दूसरे जॉइंट ओनर्स को नहीं। एक प्रॉपर्टी ओनर के डेथ के बाद में किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, लीगल हेयर्स कौन कौन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया है।
कमिंग बैक टू टाइप ऑफ जॉइंट ओनर्स, सेल डीड में ये कैसे पता चलेगा कि जॉइंट टेनेंसी है या टेनेंसी इन कॉमन है? तो सेल डीड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा, और अगर सेल डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम किया जाएगा कि वो टेनेंसी इन कॉमन है। मतलब एक को-ओनर के डेथ के बाद में उनका शेयर उनके लीगल हेयर्स मतलब उनके वारिस को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक को-ओनर की डेथ के बाद में पूरी प्रॉपर्टी दूसरे को-ओनर को मिल जाए तो आपको जॉइंट टेनेंसी मेंशन कराना चाहिए सेल डीड में। और अगर आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और के साथ में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको टेनेंसी इन कॉमन मेंशन कराना चाहिए एग्रीमेंट में। अब क्वेश्चन आता है कि हस्बैंड और वाइफ के केस में अगर एक स्पाउस की डेथ हो गई, लेट्स से अगर हस्बैंड की डेथ हो गई और सेल डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या होगा? क्या हस्बैंड का 50% शेयर उसके लीगल हेयर्स उसके वारिसों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब उनके बच्चों में और उनकी वाइफ के बीच में वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर हस्बैंड का 50% शेयर वाइफ को मिल जाएगा और वाइफ अकेले पूरे प्रॉपर्टी की ओनर हो जाएगी? तो हस्बैंड वाइफ के केस में जॉइंट ओनरशिप टेनेंसी इन इटर्निटी माना जाता है, मतलब जन्म जन्म का बंधन। टेनेंसी इन इटर्निटी ये बोलता है कि अगर सेल डीड कराने के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम साथ में मेंशन थे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अग्रीमेंट में जॉइंट टेनेंसी लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। हस्बैंड की डेथ के बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट वाइफ की हो जाएगी और वाइफ अकेली सोलो ओनर होगी उस प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर डे 1 पे रजिस्ट्री के टाइप पे हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम रजिस्ट्री में नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी पहले सिर्फ हस्बैंड के नाम पे थी और वाइफ को बाद में ऐड किया गया है, तो इसे टेनेंसी इन कॉमन माना जाएगा और दोनों में से एक स्पाउस की डेथ के बाद में उनका शेयर उनके लीगल हेयर्स को मिलेगा। तो ये कंडीशन बहुत ही क्लियर है कि अगर रजिस्ट्री के टाइम हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम सेल डीड में मेंशन्ड है तो इसे टेनेंसी बाय इटर्निटी माना जाएगा। मतलब सेल डीड में अगर जॉइंट टेनेंसी नहीं लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक स्पाउस की डेथ के बाद में पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप दूसरे स्पाउस को मिल जाएगी। लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के केस में, बाकी किसी भी रिश्तेदार के केस में ये एक्सेप्शन नहीं मिलता, चाहे वो बाप बेटा हो माँ बेटा हो, ये एक्सेप्शन सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए। मतलब अगर सेल डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी हस्बैंड और वाइफ को डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर होम लोन लिया है और एक जॉइंट ओनर की डेथ हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे केस में पूरा होम लोन रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे सर्वाइविंग जॉइंट ओनर पे आ जाएगी। और लेट्स से हस्बैंड और वाइफ ने एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली थी और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अगर होम लोन इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पूरा लोन रीपे कर देगी। अगर नहीं है तो वाइफ को या तो मंथली EMI पे करनी होगी या फिर पूरा होम लोन एक साथ में सेटल करना होगा, और अगर उसके लिए पैसे नहीं है तो वो प्रॉपर्टी बेच के होम लोन कंपनी को पूरा पैसा देना होगा। तो एडवाइसेबल ये है कि आप जब भी प्रॉपर्टी लें तो होम लोन इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं या फिर सभी जॉइंट ओनर्स का एक बड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, ताकि अगर एक जॉइंट ओनर की डेथ हो गई तो इस पैसे से आप पूरा होम लोन रीपे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस स्टेप को सीरियसली नहीं लेते और बाद में सर्वाइविंग ओनर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन साथ में जॉइंट होम लोन ले सकता है? अब जब दो लोग साथ में होम लोन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होम लोन मिलेगा, मतलब आपका बजट बढ़ सकता है। तो कौन साथ में होम लोन ले सकता है? तो कोई भी दो लोग साथ में प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं, लेकिन बैंक ज़रूरी नहीं है कि सबको जॉइंट होम लोन दे, और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि सभी को ओनर्स होम लोन के लिए भी को एप्लीकेंट्स हों। एप्लीकेंट्स का मतलब है कि वो लोग जो होम लोन के लिए साथ में अप्लाई कर रहे हैं। जब भी दो लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक इंसान प्राइमरी या मेन या प्रिंसिपल एप्लीकेंट बोला जाता है और उसी पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम लोन रीपे करने की, और दूसरा एप्लीकेंट जो होम लोन रीपे करने में हेल्प करेगा उसे को एप्लीकेंट बोला जाता है। देखिए, को एप्लीकेंट और को ओनर बिल्कुल ही दो अलग चीज़ें हैं। को ओनर वो है जो आपके साथ में प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर है, और को एप्लीकेंट वो इंसान है जो आपके साथ में होम लोन रीपे करने की जिम्मेदारी उठा रहा है। अब कौन कौन साथ में को एप्लीकेंट हो सकते हैं, इस पे बैंक के कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला, बाय डिफ़ॉल्ट हस्बैंड और वाइफ को साथ में जॉइंट होम लोन मिल सकता है। दूसरा, पेरेंट्स और सन के केस में अगर एक ही बेटा है तो कोई भी प्राइमरी एप्लीकेंट हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं तो सिर्फ बेटा ही प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो सकता है, और पेरेंट्स की इनकम कंसिडर होगी या नहीं ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं तो फ्यूचर में प्रॉपर्टी को लेके इशू हो सकता है, वसीयत को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स और अनमैरिड डॉटर के केस में भी सिर्फ अनमैरिड डॉटर ही प्राइमरी एप्लीकेंट हो सकती है, और पेरेंट्स की इनकम कंसिडर होगी या नहीं होगी अगेन ये बैंक पे डिपेंड करेगा।
क्योंकि अगेन फ्यूचर में जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद में प्रॉपर्टी पेमेंट को लेकर इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दो भाई हैं या फिर भाई बहन हैं तो इनको जॉइंट होम लोन तभी मिलेगा जब ये एग्जिस्टिंग घर में साथ में रहते हैं और नए घर में भी साथ में रहेंगे और ये सभी लोग प्रॉपर्टी में भी जॉइंट ओनर्स हैं। भाई भाई के केस में कोई भी प्राइमरी एप्लीकेंट हो सकता है होम लोन के लिए, लेकिन भाई बहन के केस में सिर्फ भाई ही प्राइमरी एप्लीकेंट हो सकता है और बहन प्राइमरी एप्लीकेंट नहीं हो सकती है। अगेन भाई बहन को लोन देना है या नहीं ये कम्प्लीटली बैंक के रिस्क असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। अब कौन कौन है जो साथ में होम लोन नहीं ले सकते? दो बहनें साथ में होम लोन नहीं ले सकती, पेरेंट्स विद देयर मैरिड डॉटर्स साथ में होम लोन नहीं ले सकते, कजन्स, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स साथ में होम लोन नहीं ले सकते। देखिए ये तो स्टैंडर्ड बैंकिंग नॉर्म्स है, लेकिन बैंक्स हर केस को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं और केस टू केस बेसिस पे अप्रूव करते हैं। तो एडवाइजेबल ये है कि जब भी आप जॉइंट ओनरशिप पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले जॉइंट होम लोन अप्रूव करवा लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई टेंशन ना रहे। अभी तक तो हमने ओनरशिप की बात की है, अब एक बार टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से भी जॉइंट ओनरशिप को कवर करते हैं। शुरू करते हैं इनकम टैक्स इम्पैक्ट से। इनकम टैक्स में होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको एग्जम्पशन मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपीज़ अंडर सेक्शन 80C और इंटरेस्ट पेड पे आपको एग्जम्पशन मिलता है अप टू 2 लाख रुपीज़ अंडर सेक्शन 24B। एडवांटेज ये है कि ये एग्जम्पशन दोनों को इंडिविजुअली मिलता है, मतलब आपका एग्जम्पशन अमाउंट डबल हो जाता है। ये एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहला कि आप प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर होने चाहिए और दूसरा आप होम लोन में को बॉरोवर होने चाहिए। नेक्स्ट केस है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे है तो वो इनकम सभी को ओनर्स में स्प्लिट हो जाएगी और सभी को ओनर्स की इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इनकेस अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है, जिसने जितने पैसे दिए थे प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे कैपिटल गेन्स उसी रेशियो में कैलकुलेट होगा। तो अगर आप हस्बैंड या वाइफ किसी में से एक को सिर्फ नाम के लिए प्रॉपर्टी में ऐड कर रहे हो और उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं हुई है प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे, तो आप उनका नाम कैपिटल गेन्स बचाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जॉइंट होम लोन लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, अगर किसी को एप्लीकेंट की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो होम लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है और इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है और आपका बजट भी अफेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, अगर फ्यूचर में कभी EMI पे करने में डिफ़ॉल्ट हो गई तो सभी को ओनर्स की क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट करेगी, मतलब हर किसी को फ्यूचर में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी जॉइंट होम लोन लेना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर प्राइमरी को एप्लीकेंट की डेथ हो गई तो पूरा होम लोन रीपे करने की जिम्मेदारी को एप्लीकेंट पे आ जाएगी और अगर को एप्लीकेंट की इनकम सफिशिएंट नहीं है EMI पे करने के लिए तो या तो उनको कहीं से फंड्स अरेंज करने होंगे पूरा लोन रीपे करने के लिए, या तो वो प्रॉपर्टी बेच के उनको लोन रीपे करना होगा। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कोई भी को ओनर अपना शेयर इंडिविजुअली बेच नहीं सकते अनटिल अनलेस सेल डीड में उनका परसेंटेज शेयर मेंशन्ड है और ये प्रोविजन दिया गया है कि वो अपना शेयर इंडिविजुअली बेच सकते हैं। फाइनली, जॉइंट ओनरशिप के कुछ जेनरिक एडवांटेजेस भी हैं, वो भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है कि बहुत सारे स्टेट्स में फीमेल्स के लिए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस मेल से कम है। तो अगर आप किसी फीमेल को जॉइंट ओनर बनाते हो तो आप स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे थोड़ी सी सेविंग्स कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 1%। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप जॉइंट होम लोन अप्लाई करते हो तो आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी शायद बढ़ सकती है, जिससे आपका बजट बढ़ सकता है और कभी कभी बैंक्स फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में बेटर इंटरेस्ट रेट्स भी देते हैं। एंड फाइनली, इनकम टैक्स बेनिफिट और डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ ओनर, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो बेसिकली जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप के और जॉइंट होम लोन लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन हर किसी के लिए सूटेबल हो। जब भी आप जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या जॉइंट होम लोन लेना चाहते हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए ताकि आप एक बेटर डिसीजन पा सको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप किसके साथ प्रॉपर्टी ले रहे हो। दूसरा, एक जॉइंट ओनर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंगली आपका कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन होगा। तीसरा, आप टैक्सेशन कैसे मैनेज करना चाहते हो, इस पर डिपेंड करेगा कि किसके अकाउंट से कितने पैसे जाएंगे, होम लोन कितना चाहिए और उसके लिए क्या जॉइंट होम लोन लेना ज़रूरी होगा, होम लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी, होम लोन इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड जॉइंट होम लोन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स और आप जिसको भी जानते हैं जो घर लेने की सोच रहा है उसके साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके।
और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को कवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम मोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।